हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हमारा जैव प्रौद्योगिकी का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग किसकी बात कर रहे थे बच्चों? बिल्कुल, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बायो रिएक्टर्स की। किसकी बात हो रही थी? बायो रिएक्टर्स की। हमने कहा था जो हमारे पुनर्योजक कोशिकाएं हैं, वो पुनर्योजक कोशिकाएं जिसमें हमारा डीएनए गया है, जिसमें पुनर्योजक डीएनए गया है, उन कोशिकाओं को बड़े स्तर पे संवर्धित करना हो तो बड़े स्तर पे संवर्धित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बायो रिएक्टर्स। तो बायो रिएक्टर्स क्या है भाई? बायो रिएक्टर्स ऐसे यंत्र हैं जिसमें पुनर्योजक परपोषी कोशिकाओं का बड़े स्तर पर संवर्धन किया जाता है। ठीक है भाई, तो ऐसे यंत्र जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का या पुनर्योजक सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का बड़े स्तर पे संवर्धन करते हैं, बड़े स्तर पर उनकी वृद्धि करवाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? बायो रिएक्टर्स। अब अगर आपको बच्चों सूक्ष्म जीवों को या पुनर्योजक कोशिकाओं की वृद्धि करवानी है तो आपको उनको पोषक पदार्थ देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही, पोषक पदार्थ देने पड़ेंगे, ऑक्सीजन देना पड़ेगा, उनका पीएच और तापमान संतुलन भी बनाए रखना होगा। तो ये सब अवस्थाएं किसमें दी जाती हैं? बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर्स हमेशा इसमें पर्याप्त पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, पीएच और तापमान संतुलन बना रहता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव बहुत आराम से वृद्धि दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे भाई? बायो रिएक्टर्स में पर्याप्त पोषण, ऑक्सीजन, ताप व पीएच संतुलन उपलब्ध रहता है, जिस कारण सूक्ष्म जीव या परपोषी कोशिका सर्वाधिक वृद्धि दर्शा सकें। है ना भाई? तो आप बायो रिएक्टर्स क्या प्रदान करेंगे? बायो रिएक्टर्स में पर्याप्त पोषण, पर्याप्त ऑक्सीजन, ताप व पीएच संतुलन बना रहेगा, जिस कारण सूक्ष्म जीव या परपोषी कोशिकाएं सर्वाधिक वृद्धि कर सकें। उन्हें वृद्धि के लिए क्या चाहिए? पीएच, ताप का संतुलन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और पोषक पदार्थ चाहिए, जिस कारण वो वृद्धि करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बच्चों, हर बायो रिएक्टर में पर्याप्त पोषक तत्व होंगे, हर बायो रिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, ताप और पीएच संतुलन होगा। ये सभी कारक हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण कारक, हां सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा जाए ना तो याद रखना ऑक्सीजन। इसका मतलब हर बायो रिएक्टर की बनावट इसी प्रकार से होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सके। बिल्कुल सही। तो यहां पर सबसे प्रमुख कारक याद रखना, बायो रिएक्टर में सबसे प्रमुख कारक कौन सा होगा? ऑक्सीजन। हर बायो रिएक्टर की बनावट ही इस प्रकार होती है कि वो अधिक से अधिक ऑक्सीजन सूक्ष्म जीव या परपोषी कोशिका को उपलब्ध करवा सके। ठीक है, तो यहां पर
प्रत्येक बायोरिएक्टर की बनावट जो है बच्चों, है ना, प्रत्येक बायोरिएक्टर की बनावट इस प्रकार होती है कि वो सर्वाधिक ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए सबसे प्रमुख कारक ही क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी में हमारे पास दो तरह के बायोरिएक्टर्स हैं। कितने तरह के बायोरिएक्टर होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। एक तो सिंपल स्टर्ड प्रकार का बायोरिएक्टर है और दूसरा होता है बच्चों स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर। ठीक है, ये दो प्रकार के बायोरिएक्टर एनसीईआरटी में चित्र के साथ दे रखे हैं। अब है क्या फर्क, क्या है भाई इन दोनों बायोरिएक्टर में? अभी मैंने यहां पे लिखा कि बायोरिएक्टर की बनावट ही किस प्रकार है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दे सकें, है ना बच्चों। तो सिंपल स्टर्ड, स्टर्ड का मतलब होता है हिलाना। जब आप गिलास में चम्मच से हिलाते हो ना, ठीक है, दूध हिलाते हो, पानी हिलाते हो, चम्मच में जिस चम्मच को जब आप हिलाते हो गिलास में, उसे कहते हैं स्टर्ड। तो यहां पर भी क्या होता है बच्चों, बायोरिएक्टर में एक चम्मच रूपी इस तरह से एक इंपेलर लिखा होता है। ठीक है, इस प्रकार से, और ये लाल इंपेलर या शाफ्ट घूमता है और इसके घूमने से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और वो ऑक्सीजन सूक्ष्म जीव अपने वृद्धि के लिए यूज करते हैं, है ना भाई। तो सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर में बीच में एक रॉड नुमा संरचना है, ये शाफ्ट घूमता है और इसके घूमने से जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वो ऑक्सीजन सूक्ष्म जीव अपने वृद्धि के लिए यूज करते हैं, आसानी से घुल जाता है और सूक्ष्म जीव वृद्धि के लिए यूज करते हैं। स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर में क्या है भाई, इसकी बनावट कैसी है? इसकी बनावट में क्या होता है भाई, इसकी बनावट में बच्चों एक छेद होता है और इस छेद से क्या फूकी जाती है, वायु फूकी जाती है। हां, एक छेद होता है, छेद से दूषित रहित मतलब स्वच्छ वायु, स्वच्छ वायु मतलब जिसमें केवल ऑक्सीजन हो। स्वच्छ वायु का मतलब क्या है, जिसमें केवल ऑक्सीजन हो, वो वायु इस छेद के द्वारा अंदर फूकी जाती है। उसके कारण ऑक्सीजन इस जल में या इस विलयन में घुल जाता है और वो ऑक्सीजन सूक्ष्म जीव अपनी वृद्धि के लिए यूज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये जो दो प्रकार के बायोरिएक्टर्स हैं, हर बायोरिएक्टर की बनावट इस प्रकार है कि वो बेहतर रूप से ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सके। भाई पोषक पदार्थों तो होगा, पीएच तापमान संतुलन भी आराम से हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का प्रकार अलग अलग होगा। इसमें जो है बच्चों एक शाफ्ट या रॉड है जो घूम रही है और ऑक्सीजन को बेहतर रूप से घोल रही है, और यहां पर एक स्वच्छ वायु ऑक्सीजन को अंदर फूका जा रहा है जो सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होगी। तो सबसे प्रमुख कारक जो बायोरिएक्टर में उपलब्ध होता है वो ऑक्सीजन है। पोषक भी है, पीएच और तापमान संतुलन भी है, लेकिन सबसे प्रमुख क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजन। सही। और इन बायोरिएक्टर्स में फिर हम बड़े स्तर पर क्या कर सकते हैं, बड़े स्तर पर क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, अब वृद्धि हो गई भाई, एक सेकेंड, क्या हुआ भाई, बायोरिएक्टर्स में आपने सूक्ष्म जीवों की या परपोषी कोशिका की बड़े स्तर पर वृद्धि कर दी, उनकी संख्या लाखों करोड़ों में पहुंचा दी। अब क्या करेंगे, अब उन सूक्ष्म जीवों से या परपोषी कोशिकाओं से प्रोटीन का उत्पादन करेंगे। करना क्या है, प्रोटीन का उत्पादन। तो क्या करोगे,
उन पुनर्योजक कोशिकाओं से प्रोटीन को पृथक करोगे, सबसे पहले प्रोटीन का पृथक्करण करोगे, फिर उसका शुद्धिकरण करोगे, है ना। उसके साथ कोई और प्रोटीन्स भी होंगे भाई। सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिकाएं टारगेट जीन से तो प्रोटीन बनाएंगी, उनका खुद का प्रोटीन भी तो बनाएंगी। तो उन प्रोटीन को हटाओगे, अपने प्रोटीन का पृथक्करण करोगे, फिर उसका शुद्धिकरण करोगे, फिर उसको टेस्ट करोगे कि वो प्रोटीन काम कर रहा है या नहीं, और उसके पश्चात उसका व्यावसायिक अनुप्रयोग करोगे, मार्केट में उसे बेचोगे ताकि वो मानव कल्याण के लिए यूज हो सके, है ना। तो क्या क्या करा भाई, पुनर्योजक कोशिकाओं से आपने प्रोटीन का पृथक्करण किया, फिर उसका शुद्धिकरण किया, फिर उसको टेस्टिंग करी, और फिर उसका व्यावसायिक रूप से, व्यापक रूप से उसका व्यावसायिक अनुप्रयोग किया। इन सभी पदों को, मतलब पृथक्करण, शुद्धिकरण, टेस्टिंग और व्यावसायिक अनुप्रयोग, इन समस्त पदों को हम किसमें सम्मिलित करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। समस्त पदों को किसमें सम्मिलित करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। सही। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या हो गया, क्या हो गया भाई, आपका जो पुनर्योजक प्रोटीन है, पुनर्योजक प्रोटीन का पृथक्करण, शुद्धिकरण, टेस्टिंग एवं व्यावसायिक अनुप्रयोग, यह सभी पद किसमें शामिल होते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। यही सभी पद किसमें सम्मिलित होते हैं बच्चों, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। याद रखना बच्चों, भले हिंदी मीडियम है, अंग्रेजी टर्म्स हमेशा याद रखना। मैं जानबूझकर हमेशा अंग्रेजी टर्म्स लिखाता हूं, इसका बहुत बड़े कारण है बच्चों। दो अंग्रेजी टर्म्स आप क्यों याद रखिएगा, सुन लेना। दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण। पहला कारण तो बच्चों, एमबीबीएस हिंदी में नहीं होती। एमबीबीएस और आगे की सारी स्टडी इंग्लिश में ही होती है, और काफी सारे टर्म्स ये वापस आपके एमबीबीएस की पढ़ाई में काम आते हैं। तो अगर आपने सिर्फ शुद्ध हिंदी के टर्म्स पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी टर्म्स ही नहीं पढ़े हुए, तो बहुत दिक्कत आती है बच्चों आगे चलकर। इसलिए अंग्रेजी पढ़ तो हम हिंदी में रहे हैं, समझ भी हिंदी में रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी टर्म्स जरूर याद रखिएगा बच्चों। पहला कारण तो यह है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण, नीट में जब क्वेश्चन पेपर आता है बच्चों, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, और अगर हिंदी के प्रश्न में कोई गलती भी हो जाए और इंग्लिश वाले सवाल में कोई गलती ना हो, तो इंग्लिश वाला ही मान्य होता है, हिंदी वाला क्वेश्चन मान्य ही नहीं होता। इसलिए हमेशा अंग्रेजी टर्म्स याद रखिएगा बच्चों। हिंदी के पेपर में, हिंदी के प्रश्न में यदि कोई गलती हो, लेकिन इंग्लिश के सवाल में कोई गलती ना हो, तो वो सवाल सही माना जाता है। ठीक है, इसीलिए अंग्रेजी टर्म्स बच्चों हमेशा याद रखना। लिखवा मैं सब हिंदी में देता हूं, बट अंग्रेजी टर्म्स अंग्रेजी में अगर आप याद रखोगे, आपको बहुत फायदा होगा बच्चों। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, पुनर्योजक प्रोटीन्स का पृथक्करण, शुद्धिकरण, टेस्टिंग और व्यावसायिक अनुप्रयोग किया, और ये सभी पद किसमें सम्मिलित हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोटीन है। किसमें है भाई, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। पुनर्योजक प्रोटीन का पृथक्करण कर लिया, शुद्धिकरण कर लिया, और व्यावसायिक अनुप्रयोग भी कर लिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे पास जैव प्रौद्योगिकी के दो पार्ट हैं बच्चों, है ना। हमारे 12th में बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के दो पार्ट हैं या दो चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर अपन ने पूरा कर लिया है। पहला चैप्टर यानी जो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत हैं या प्रिंसिपल्स हैं, ये हमने पढ़ लिए हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन।
जो सिद्धांत अपन ने पढ़े हैं उनका अनुप्रयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है भाई, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। बिल्कुल सही, अनुप्रयोग का मतलब अब हम किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशंस की। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के एप्लीकेशंस की। अब ध्यान देंगे, एप्लीकेशंस में सबसे पहले अपन बात करेंगे जीएमओ। हां, किसकी बात करेंगे बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। किसकी बात करेंगे, जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अरे बाप रे, ये बहुत जबरदस्त नाम है। ठीक है, जीएमओ का मतलब क्या है भाई, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, है ना। क्या है ये, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। ठीक है भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, कुछ नहीं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सिंपल ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई हो। बड़ा सिंपल, उसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई हो, मतलब कोई नया डीएनए निवेशित किया गया हो, उसी के डीएनए को रूपांतरित या परिवर्तित किया गया हो, उत्परिवर्तन डीएनए में किया गया हो, डीएनए को काटा गया हो, जोड़ा गया हो, किसी भी तरीके से डीएनए में अगर छेड़छाड़ की गई है तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे, जीएमओ। वो सभी जीव जिनके डीएनए को रूपांतरित किया गया है, जिसमें डीएनए निवेशित किया गया है, जिसमें डीएनए को काटा या जोड़ा गया है, उन्हें क्या कहते हैं, जीएमओ। तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित ऑर्गेनिज्म मतलब ये ऐसे जीव हैं जिनमें डीएनए का रूपांतरण किया गया है। ठीक है ना भाई, छेड़छाड़ तो मैं लिख नहीं सकता, वो तो सिर्फ समझाने के लिए है। तो जिसके डीएनए का क्या किया गया है, रूपांतरण, डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई है। ठीक है, अब जीएमओ का एक प्रकार आता है बच्चों। हां ठीक है, तो जीएमओ के पहले प्रकार में ध्यान देंगे, जीएमओ के एक प्रकार में हमारे पास आते हैं, बिल्कुल सही, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। हां, अब ये क्या है भाई, जीएमओ के एक प्रकार में क्या आते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या है, ये भी आसान है, कोई भी बाह्य जीन, ठीक है, किसी भी बाह्य जीन को क्या कहेंगे, ट्रांसजीन। ठीक है, पहली चीज तो याद रखो, किसी भी बाह्य जीन या फॉरेन जीन, किसी भी बाह्य जीन को क्या कहेंगे बच्चों, ट्रांसजीन। किसी भी बाह्य जीन को ट्रांसजीन कहते हैं। ठीक है, कोई भी जीन है, कोई भी बाह्य जीन है, उसे क्या कहेंगे, ट्रांसजीन। और वो बाह्य जीन या ट्रांसजीन जिस भी ऑर्गेनिज्म में निवेशित की गई है उसे क्या कह दोगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। वो ट्रांसजीन या बाह्य जीन जिस भी ऑर्गेनिज्म या जीव में निवेशित की गई है उस जीव को क्या कह दोगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। उदाहरण के तौर पे मैंने क्या किया, एक घोड़े की जीन निकाल ली, मैंने घोड़े से एक जीन निकाल ली, तो घोड़े से मैंने जीन बाहर निकाल ली, अब वो जीन हो गई ट्रांसजीन। और उस घोड़े की जीन को मैंने चूहे में डाला, तो चूहा क्या बन गया, घोड़ा, अरे नहीं, चूहा क्या बन गया, ट्रांसजेनिक चूहा। चूहा क्या बन गया, ट्रांसजेनिक चूहा। घोड़े से जैसे ही जीन निकाली वो बाह्य जीन क्या कहलाएगी, ट्रांसजीन।
और वो जीन को आपने चूहे में डाल दिया तो चूहा क्या बन गया? ट्रांसजेनिक चूहा। सही। तो किसी भी बाह्य जीन को क्या कहेंगे? ट्रांसजीन। और जिस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसजीन निवेशित होती है, जिस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसजीन निवेशित होती है उसे क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। उसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है भाई। तो जीएमओ का ही एक प्रकार है। किसी भी बाह्य जीन को आपने क्या कह दिया? ट्रांसजीन। और वो बाह्य जीन आप जिस भी ऑर्गेनिज्म में निवेशित कर रहे हो, डाल रहे हो, वो क्या हो गया? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया भाई? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। सही। तो आपने को अभी तक तो जीएमओ और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म समझ आ गए। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई हो, वो जीएमओ। और जीएमओ का एक उदाहरण मैंने बताया, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब चैप्टर क्या है बच्चों? चैप्टर है कि ये आनुवांशिक प्रौद्योगिकी जो है, या अभियांत्रिकी है, या जैव प्रौद्योगिकी है, इसका हम अनुप्रयोग करेंगे। मतलब अब हम ट्रांसजेनिक या जीएमओ प्लांट्स बनाएंगे, जीएम एनिमल्स बनाएंगे। सब किस लिए बनाएंगे? ये जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाओगे, एनिमल्स बनाओगे, क्यों? मानव कल्याण के लिए। तो कृषि में अनुप्रयोग करना है तो हम प्लांट्स बनाएंगे। आपको मेडिसिन में या चिकित्सा में काम करना है तो अलग तरीके यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन बायोटेक का या जैव प्रौद्योगिकी है ना बच्चों, हम क्या करेंगे? जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में अनुप्रयोग देखेंगे। सबसे पहले किसमें अनुप्रयोग देखेंगे भाई? कृषि में। यानी सबसे पहले हम उनका अनुप्रयोग एग्रीकल्चर में देखेंगे। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? हां, जीएम प्लांट्स पढ़ेंगे या ट्रांसजेनिक प्लांट्स पढ़ेंगे। सही बात, हम पढ़ेंगे जीएम पादप या ट्रांसजेनिक पादप। अब आप पहले चीज तो सोचो बच्चों कि ये जीएम प्लांट्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं ये क्यों बना रहे हैं? क्यों ऐसे पादप बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक पादप या जीएम पादप? तो क्या कारण? सबसे पहले तो हमें यह पता है कि हर बार काफी कीट होते हैं या पीड़क होते हैं जो पादपों को नुकसान पहुंचाते हैं और उत्पादकता कम कर देते हैं और किसानों को नुकसान होता है। तो अगर आप एक ऐसा पादप बना दो जो कीट प्रतिरोधक हो, जो पीड़क प्रतिरोधक हो, तो मजा आ जाएगा ना। तो कीट प्रतिरोधक या पीड़क प्रतिरोधक पादप जीएम पादप बनाएंगे। सही। दूसरा, काफी बार आपको पोषक तत्व बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। आप चाहते हो कि मैं एक ही पादप में अधिक पोषक तत्व डाल दूं, तो मैं पोषक की मात्रा जैव प्रौद्योगिकी से बढ़ा सकता हूं, एक अधिक पोषक तत्व वाली जीन पादप में डाल सकता हूं, इसलिए ट्रांसजेनिक पादप बनाते हैं। सही। मृदा में जो खनिज हैं, पादप उन खनिजों का बेहतर रूप से अवशोषण कर सके, है ना। पादप जो खनिज हैं उनका बेहतर रूप से अवशोषण कर सके बच्चों, इसलिए भी अपन जीएम पादप बनाते हैं। ठीक है। तो ये अच्छा, अजैविक वातावरण में कभी सूखापन हो जाता है या वातावरण में या मृदा में कभी लवणता आ जाती है, तो पादप को नुकसान ना पहुंचे, पानी ना हो तो भी नुकसान ना पहुंचे, ज्यादा लवणता मृदा में आ जाए तो भी नुकसान ना पहुंचे, तो कैसे पादप बनाते हैं? जीएम पादप, है ना। तो जीएम पादपों के बहुत सारे फायदे हैं। पोषक तत्व में वृद्धि करना, कीटनाशक या कीट प्रतिरोधक या पीड़क प्रतिरोधक बनना, मृदा से बेहतर रूप से खनिज का अवशोषण करना और अजैविक वातावरण कारकों से सहनशीलता बनाना कि लवणता और सूखेपन का ज्यादा प्रभाव ना पड़े,
है ना भाई, बिल्कुल सही। तो अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, यहां पर जीएम या ट्रांसजेनिक पादपों की बात करेंगे। पहले तो एक लिस्ट है कि कौन कौन से पादप हम पढ़ेंगे, ठीक है। हां, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई, टबैको प्लांट या जिसे हम कहते हैं तंबाकू पादप, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन, ये वाला नाम सबने सुना होगा, बीटी कॉटन तो, है ना, क्या बात है। फिर गोल्डन राइस, सुनहरे चावल। फिर आपके पास ब्रेसिका नेपस, हां ये सब पढ़ेंगे बच्चों, अभी मैं लिस्ट लिख रहा हूं केवल यहां पर। फ्लेवर सेवर टमाटर और पीड़क प्रतिरोधक तंबाकू पादप, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कितने प्रकार के जीएम पादप या ट्रांसजेनिक पादप पढ़ेंगे, 6 प्रकार के। कितने पढ़ेंगे, 6 प्रकार के। एनसीईआरटी में आपके पास 2 ही है, नहीं एनसीईआरटी में आपके पास 3 है, ठीक है। एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं, लेकिन हम लोग 6 महत्वपूर्ण जीएम पादप पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। देखो तंबाकू पादप भी 2 हैं बच्चों, बट वो हम लोग बताऊंगा क्यों 2 तंबाकू पादप लिए हैं, दोनों तंबाकू पादप अलग अलग हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा है मैंने, तंबाकू पादप। इसका मतलब सबसे पहला ट्रांसजेनिक पादप जो बनाया गया था, हां सबसे पहला बनाया गया ट्रांसजेनिक पादप कौन सा था, तंबाकू पादप, बिल्कुल सही। तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक पादप कौन सा है भाई, बिल्कुल सही, तंबाकू का पादप। तो पहला ट्रांसजेनिक पादप, सबसे पहला ट्रांसजेनिक पादप कौन सा है, तंबाकू या टबैको प्लांट, ठीक। पहली चीज तो ये नीट का प्रश्न भी है बच्चों, ये पूछ रखा है 2 साल पहले नीट में कि सबसे पहला ट्रांसजेनिक पादप कौन सा था, तो तंबाकू पादप। दूसरा, इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, तो बच्चों अगर ये ट्रांसजेनिक पादप है तो इसमें कोई बाह्य जीन निवेशित होगी। अब तो समझ आ गई ना, ये ट्रांसजेनिक पादप है तो इस पादप में अपन ने एक बाह्य जीन निवेशित की होगी। कौन सी जीन, तो इस पादप में ध्यान देंगे, इस पादप में खरपतवार नाशी, कौन सा खरपतवार नाशी, ग्लाइकोफॉसेट प्रतिरोधक जीन निवेशित की गई है। हां भाई, क्या है, एक खरपतवार नाशी होता है। खरपतवार नाशी का नाम क्या है बच्चों, ग्लाइकोफॉसेट। खरपतवार पता है ना आपको, मुख्य पादपों के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स, जो पादप आ जाते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार को हटाने के लिए हम खरपतवार नाशी, रासायनिक खरपतवार नाशी यूज करते हैं। खरपतवार नाशी का इंग्लिश आपको पता होगा ना बच्चों, वीडीसाइड, ठीक है। तो हम खरपतवार नाशी का यूज करते हैं। अब काफी बार जब आप खरपतवार नाशी का यूज करते हो तो वो खरपतवारों को तो मार देता है, मुख्य पादप को भी नुकसान पहुंचा देता है। तो हम चाहते हैं कि पादप को उस खरपतवार नाशी से कोई प्रभाव ना पड़े, पादप खरपतवार नाशी के प्रतिरोधक हो जाए। तो खरपतवार नाशी प्रतिरोधक जीन है, वो किस में निवेशित की गई है, तंबाकू पादप में। तो क्या है भाई, तंबाकू पादप में कौन सी जीन, ट्रांसजेनिक पादप है तो यही पूछते हैं उसमें कौन सी जीन निवेशित की गई है। तो उसमें
खरपतवार नाशी प्रतिरोधक जीन, यानी वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन है। कौन सा खरपतवार नाशी? ग्लाइकोफॉसेट। यह ग्लाइकोफॉसेट खरपतवार को नष्ट करता है, तंबाकू पादप को भी हानि पहुंचाता है। लेकिन अगर तंबाकू पादप में इसके प्रतिरोधक जीन निवेशित कर दी तो यह तंबाकू पादप इस खरपतवार नाशी के प्रतिरोधक हो जाता है। तो पहला ट्रांसजेनिक पादप तंबाकू पादप है। इस पादप में खरपतवार नाशी प्रतिरोधक जीन को निवेशित किया गया है। ठीक है, तो यह कैसा हो गया भाई? ये वीडीसाइड रेजिस्टेंट हो गया या खरपतवार नाशी प्रतिरोधक हो गया। तो पहला ट्रांसजेनिक पादप तंबाकू, इसमें खरपतवार नाशी प्रतिरोधक जीन को निवेशित किया गया है। ठीक है भाई, ये तो पहला पादप हो गया। फिर आ जाओ दूसरा ट्रांसजेनिक पादप, ये तो सबसे कॉमन है, बीटी कॉटन। अब यहां पर बीटी का अर्थ क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। बीटी का मतलब बायोटेक नहीं, ठीक है। यहां बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बिल्कुल, ये एक जीवाणु है। क्या है भाई? ये एक जीवाणु। ये कहीं पढ़ा है क्या अपन ने? ये बीटी बैसिलस थुरिंजिएंसिस कहीं पढ़ा है? हां, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में जैव नियंत्रण, याद है? जैव कीटनाशक, हां वहां पढ़ा है। अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे। आओ, पहली चीज बच्चों, पहली चीज इस जीवाणु की बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे इस कॉटन प्लांट की, कपास की बाद में, पहले ये जीवाणु की। ये जीवाणु जो है बच्चों, इस जीवाणु के अंदर एक विषाक्त प्रोटीन मिलता है। ठीक है, इस जीवाणु के अंदर एक विषाक्त प्रोटीन मतलब एक कीटनाशक प्रोटीन है। और वो किन कीटों को हानि पहुंचाता है अभी मैं बताता हूं। तो ये जो जीवाणु है बच्चों, इस जीवाणु में एक कीटनाशक प्रोटीन है। ठीक है बच्चों, क्या पाया जाता है? एक कीटनाशक प्रोटीन है जो किसको हानि पहुंचाता है? लेपिडोप्टेरन्स, जिसमें क्या शामिल है बच्चों? बोलवर्म्स, आर्मी वर्म्स, कोइलोप्टेरन्स जिसमें शामिल है बीटल्स, और डिप्टेरन्स जिसमें शामिल होते हैं मच्छर और मक्खियां। अब ये आप सोच रहे होंगे बच्चों कि ये लेपिडोप्टेरन्स, कोइलोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स क्या हैं? सुनो, जब हम जंतु जगत पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम, तो जंतु जगत में हम अकशेरुकी नॉन कॉर्डेट्स पढ़ते हैं, पॉरीफेरा, सीलंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस पढ़ते हैं। उसमें सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा संघ फाइलम कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा क्लास कीट, इंसेक्ट होती है। सबसे बड़ी क्लास कौन सी होती है? इंसेक्टा, कीट। और कीटों के ये गण हैं। कीटों के क्या हैं भाई? ये ऑर्डर हैं। कीटों के ऑर्डर यानी गण हैं। लेपिडोप्टेरन, कोइलोप्टेरन, डिप्टेरन। सबसे बड़ा गण ये डिप्टेरन्स हैं। सारे मच्छर और मक्खियां किस गण में आते हैं? सारे मच्छर और मक्खियां कीट है, तो कीटों में भी कौन से गण में आते हैं? डिप्टेरन्स। तो याद रखना, ये सबसे बड़ा गण है, ऑर्डर। ठीक है, तो खैर यहां पर क्या याद रखना है भाई कि ये जो जीवाणु है, इस जीवाणु में एक कीटनाशक प्रोटीन है। और वो कीटनाशक प्रोटीन किन कीटों के विरुद्ध काम करता है? इन सब के विरुद्ध। लेपिडोप्टेरन गण के विरुद्ध काम करता है,
कोइलोप्टेरन जिसमें बीटल शामिल हैं, और डिप्टेरन्स, ये सब बोल वर्म्स, आर्मी वर्म, सब कृमि हैं, सब कीट हैं, ठीक है। तो इन कीटों के विरुद्ध ये कीटनाशक प्रोटीन काम करता है। अब पहला सवाल तो यह है कि यह कीटनाशक प्रोटीन कीट को प्रभावित करता है, जीवाणु को क्यों नहीं करता? क्योंकि जीवाणु के अंदर यह निष्क्रिय रूप में रहता है, ठीक है। जीवाणु के भीतर यह कीटनाशक प्रोटीन निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। तो जीवाणु के भीतर यह निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। जीवाणु के भीतर यह जो कीटनाशक प्रोटीन है यह निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में उपस्थित है। तो जैसे ही अगर इनमें से कोई कीट इस जीवाणु को खाती है या जीवाणु इनके शरीर में प्रवेश कर जाता है, अगर यह जीवाणु इन कीट में प्रवेश कर जाता है तो कीटों की मध्य आंत में क्षारीय पीएच मिलता है। कैसा मिलता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षारीय पीएच। कीटों के मध्य आंत में क्षारीय पीएच होता है। उस क्षारीय पीएच पर यह टॉक्सिन सक्रिय हो जाता है, ठीक है। ये जो कीट हैं, इन कीटों के मध्य आंत में क्षारीय पीएच पर यह टॉक्सिन या कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है, उनकी उपकला कोशिकाओं में छेद उत्पन्न करता है और कीटों को मार डालता है, ठीक है। तो लिखें क्या करता है भाई ये कीटनाशक प्रोटीन। तो कीटों के भीतर मध्य आंत को हम अंग्रेजी में कहते हैं मिडगट। मध्य आंत में क्षारीय पीएच, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा पीएच? एल्कलाइन पीएच। तो कीटों के भीतर मध्य आंत में क्षारीय पीएच पर यह कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय होता है। सक्रिय होने पर उपकला कोशिका में छेद उत्पन्न कर कीटों को मार देता है, ठीक है भाई। तो ये कैसे काम करता है ये लिखा है मैंने। कैसे काम कर रहा है कीटनाशक प्रोटीन? ये जैसे ही कीटों के मध्य आंत में जाता है, मध्य आंत में जाने पर उसे क्षारीय पीएच मिलता है। जैसे ही क्षारीय पीएच मिलता है वो सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने पर उपकला की कोशिकाओं में छेद उत्पन्न करेगा और कीटों को मार देगा। यह वैज्ञानिकों को मालूम चल गया। वैज्ञानिकों को मालूम चल गया कि ये जो जीवाणु है बैसिलस थुरिनजिएंसिस, इसका ये कीटनाशक प्रोटीन जबरदस्त है, कीटों को मार सकता है। तो अगर अपन ये कीटनाशक प्रोटीन पादपों में यूज कर लें, कपास में या दूसरे पादपों में, तो पादप कीट प्रतिरोधक हो जाएंगे, है ना। तो अब क्या अध्ययन किया? अब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि ये जो कीटनाशक प्रोटीन जीवाणु में है उसको कौन कोड करता है? क्राइजीन। कौन कोड करता है? प्रोटीन है भाई, तो प्रोटीन को तो जीन कोड करेगी। कौन? तो इस कीट, या इसमें ऐसे लिखेंगे, जीवाणु में इस कीटनाशक प्रोटीन को क्राइजीन कोड करती है, ठीक है भाई। इस प्रोटीन की जीन कौन सी है? क्राइजीन।
अब ये देखो भाई, अलग अलग प्रकार की क्रायोजीन होती है। हां, अलग अलग प्रकार की क्रायोजीन है, उससे अलग अलग प्रकार के कीटनाशक प्रोटीन बनते हैं। कोई कीटनाशक प्रोटीन कुछ कीटों को मारते हैं, कुछ प्रोटीन दूसरे कीटों को मारते हैं। इसका मतलब क्रायोजीन और उसका प्रोटीन जो है ना बच्चों, वो कीट विशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक नोट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है, भिन्न प्रकार की क्रायोजीन व क्राय प्रोटीन, इस कीटनाशक प्रोटीन को कहते हैं क्राय प्रोटीन। लिखते कैसे हैं बच्चों? क्रायोजीन में जो क्राय है वो सी छोटा है और क्राय प्रोटीन में सी बड़ा है। याद रखना, क्रायोजीन में सी को छोटा लिखते हैं, जीन के लिए सी छोटा, प्रोटीन के लिए सी बड़ा होता है। बस छोटी सी चीज है। तो भिन्न प्रकार की क्रायोजीन व क्राय प्रोटीन कीट समूह विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई? कीट समूह विशिष्ट होते हैं। अब कीट समूह विशिष्ट का मतलब कैसे? कीट समूह विशिष्ट कैसे भाई? इसके उदाहरण से समझो। जैसे क्राय 1AB, ये जो जीन है भाई, ये जो जीन है, ये किसके विरुद्ध होती है? कॉर्न बोरर के विरोध में। कॉर्न बोरर पता है बच्चों? मक्के में जो छेद उत्पन्न कर देते हैं, मक्का होता है, मक्के में छेद उत्पन्न करने वाले कीट क्या कहलाते हैं? कॉर्न बोरर। तो इन कॉर्न बोरर के लिए कौन सी जीन है? क्राय 1AB, और दूसरी क्राय 1AC और क्राय 2AB। ये जो जीन होती हैं, ये कॉटन बोलवर्म के लिए। ठीक है भाई, ये याद रखना है। क्राय 1AB जीन जो है वो कॉर्न बोरर के लिए है। क्राय 1AC, क्राय 2AB, ये सब अलग अलग प्रकार की क्राय जीन हैं और अलग अलग कीटों के विरुद्ध काम करती हैं। पहली वाली किसके विरुद्ध काम कर रही है? कॉर्न बोरर के विरुद्ध। और दूसरी क्राय 1AC या क्राय 2AB किसके विरुद्ध काम कर रही है? कॉटन बोलवर्म के विरोध में काम कर रही है। तो अलग अलग जीन अलग अलग कीटों के लिए काम करती है। अब आपने देखा कि भाई कॉटन प्लांट है, कपास, कपास को कौन नुकसान पहुंचाता है? ये बोलवर्म। कपास या कॉटन प्लांट को ये बोलवर्म नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या किया आपने? आपने जीवाणु से क्राय 1AC या क्राय 2AB, ये जीवाणु से क्राय जीन निकाल लो। इस क्राय जीन को कॉटन पादप में निवेशित कर दो। कॉटन पादप में जीवाणु की जीन चली गई, क्या बन गया? ट्रांसजेनिक पादप। और अब ये बीटी कॉटन किसके विरोधी हो गया? बोलवर्म के। यानी बीटी कॉटन किसका उदाहरण हो गया? कीट प्रतिरोधक पादप का, है ना? ये क्राय जीन जीवाणु से निकालकर पादपों में, कॉटन पादप में निवेशित की जाती है और अब बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक कीट प्रतिरोधक पादप बन जाता है। ठीक है, लिख लें भाई। तो अब क्या करेंगे? बीटी कॉटन का निर्माण कैसे करेंगे भाई? क्या करेंगे अब इसमें? जीवाणु की क्राय जीन को पृथक कर उसे, अच्छा, क्लोनिंग वाहक यूज करेंगे क्या? अगर क्लोनिंग वाहक यूज करना पड़ा तो इस क्राय जीन को कौन से क्लोनिंग वाहक से जोड़ोगे? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस के टीआई प्लास्मिड से। हां, अब गलती मत करना, पादप कोशिका है तो क्लोनिंग वाहक कौन सा? कौन सा? टीआई प्लास्मिड। इसलिए सिद्धांत काम करेंगे अनुप्रयोग में। तो जीवाणु की क्राय जीन को पृथक कर उसे
कॉटन पादप में निवेशित कर देते हैं। और क्या बन गया भाई आपके पास? बीटी कॉटन कैसा हो गया? कीट प्रतिरोधक ट्रांसजेनिक पादप। किसका उदाहरण हो गया? बीटी कॉटन अब कीट प्रतिरोधक ट्रांसजेनिक पादप। अपन ने पहले जीवाणु के बारे में पढ़ा। जीवाणु का एक कीटनाशक प्रोटीन है। कीटनाशक प्रोटीन को कोड करने वाली क्राइजीन, उस क्राइजीन को निकाला, कॉटन पादप में डाला, कॉटन पादप कीट प्रतिरोधक बन गया। ठीक है बच्चों, क्लियर था? आसान भी है। ये बीटी कॉटन हो गया। फिर आता है तीसरा। तीसरा क्या आता है बच्चों? गोल्डन राइस। तीसरा क्या है? सुनहरे चावल जिसे कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम ओरजाई सटाइवा। अब ये सुनहरे चावल मतलब ये पीले रंग के चावल होते हैं। गोल्डन राइस क्या है भाई? पीले रंग के चावल हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन, देखो बच्चों, बीटा कैरोटीन एक वर्णक होता है और आपको पता होना चाहिए बीटा कैरोटीन विटामिन ए का निर्माण करता है। हां, ये गाजर में होता है। याद है हम कहते हैं ना गाजर आंखों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि गाजर में बीटा कैरोटीन वर्णक होता है और वो बीटा कैरोटीन आगे चलकर विटामिन ए बनाता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन आगे चलकर किसका निर्माण करता है? विटामिन ए का। ये याद रखना आप, बीटा कैरोटीन किसका निर्माण करता है बच्चों? विटामिन ए का। तो हम क्या करते हैं? बीटा कैरोटीन को संश्लेषित करने वाली दो जीन है ना, बीटा कैरोटीन को संश्लेषित करने वाली दो जीन को हम गोल्डन राइस में निवेशित कर देते हैं। तो बन गया गोल्डन राइस ट्रांसजेनिक पादप। बीटा कैरोटीन को संश्लेषित करने वाली दो जीन अपन ने गोल्डन राइस में डाल दी। उससे क्या होगा? बीटा कैरोटीन बनेगा जो आगे चलकर विटामिन ए बनाएगा और विटामिन ए की अधिक मात्रा इस गोल्डन राइस में मिलेगी। किसकी? कौन से विटामिन की? विटामिन ए। तो ये पोषक रूप से अधिक हो गया। तो क्या करते हैं बच्चों, यहां पर मैं लिख देते हैं, इस पादप में, गोल्डन राइस में, इस पादप में बीटा कैरोटीन के जैव संश्लेषण की दो जीन्स निवेशित की जाती है। अतः गोल्डन राइस विटामिन ए रिच हो जाता है। ठीक है, गोल्डन राइस जो है उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है? विटामिन ए। क्योंकि विटामिन ए को संश्लेषित करने वाला कौन सा भाई? बीटा कैरोटीन की जीन इसमें हमने निवेशित कर दी है। ठीक है बच्चों, तो विटामिन ए धनी पादप कौन सा है? गोल्डन राइस। ठीक, चलो आगे। फिर चौथा क्या है भाई हमारे पास? चौथा पादप आता है ब्रैसिका नेपस। हां, इस पादप में क्या करते हैं? अब देखो बच्चों, आपके पास एक प्रोटीन होता है हिरुडिन। ठीक है, यह एक प्रतिस्कंदन प्रोटीन है। ठीक है, प्रतिस्कंदन का मतलब रुधिर के थक्के बनाने को या रुधिर के स्कंदन को रोकता है। ठीक है, किसमें मिलता है? हां, वो खून चूसने वाली जौक होती है हिरुडिनेरिया, एनेलिडा फाइलम में। ठीक है, केचुए वाला फाइलम कौन सा है? एनेलिडा। तो एनेलिडा में खून चूसने वाली जौक मिलती है हिरुडिनेरिया।
तो उसमें एक प्रतिस्कंदक प्रोटीन होता है हिरुडिन। हां, उस हिरुडिन की जीन को हम ब्रैसिका नेपस में डाल देते हैं और इनके बीजों से क्या प्राप्त होता है? हिरुडिन प्रोटीन। तो ब्रैसिका नेपस में क्या किया गया है? प्रतिस्कंदन कारक प्रोटीन हिरुडिन की जो जीन है वो निवेशित की गई है। कौन सी जीन निवेशित की गई है? हिरुडिन की। तो लिख लें भाई यहां पर, इस पादप में प्रतिस्कंदन कारक प्रोटीन हिरुडिन की जीन निवेशित की गई है। ठीक है भाई, याद रखना हिरुडिन क्या है? एक प्रतिस्कंदन प्रोटीन जो खून चूसने वाली हिरुडिनेरिया से मिलता है। हमारे शरीर में भी एक प्रतिस्कंदन कारक प्रोटीन होता है, याद है बच्चों? हम पढ़ेंगे आगे। हमारे शरीर में एक प्रतिस्कंदन कारक प्रोटीन हिपेरिन मिलता है और हिरुडिनेरिया में कौन सा मिलता है? हिरुडिन। तो ब्लड बैंक में से यूज करते हैं और ब्रैसिका नेपस पादप में हिरुडिन प्रोटीन की जीन को निवेशित किया गया है। ठीक है भाई, फिर एक नेक्स्ट आ जाओ। फिर पांचवा आता है फ्लेवर सेवर टमाटर। ठीक है, क्या आती है भाई? नया आता है हमारे पास फ्लेवर सेवर टमाटर। ये क्या है? ये एक ऐसा पादप है बच्चों, टमाटर, जिसमें हम फल जब पक जाता है यानी फ्रूट राइपनिंग, तो फ्रूट राइपनिंग में देखो क्या होता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे राज्य से फलों को अपन को किसी दूसरे राज्य में लाना हो, तो काफी बार क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में, जब अपन एक राज्य से दूसरे राज्य में फलों को या सब्जियों को लेकर आते हैं तो काफी बार बीच में ही वो पक जाती हैं और सड़ जाती हैं, है ना? एक बार अगर कोई फल या सब्जी पक गई, उसे आपने यूज नहीं किया, ज्यादा समय तक ऐसे ही रख दिया, तो वो सड़ जाती है, और सड़ जाती है मतलब खराब हो जाती है। तो हमने क्या किया, एक ऐसी टमाटर प्रजाति बनाई जिसमें हम फल के पकने में देरी लेते हैं। ठीक है, कि आप जब तक उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में उसे ट्रांसफर करो तो भी वो एकदम क्या रहे, एकदम यंग रहे, एकदम परिपक्व ना करे। मतलब आप उसको उसके पकने में देरी लाते हो ताकि वो बहुत जल्दी सड़ ना जाए, उसकी अवधि जो है, लाइफ जो है, उसका जो जीवन है वो ज्यादा हो सके। तो फ्लेवर सेवर टमाटर एक ऐसी जाति है जिसमें हमने फ्रूट राइपनिंग को, फल के परिपक्वन को या फल के पकने को देरी की है, फल के पकने में देरी लाए हैं ताकि उसका जीवन या लाइफ क्या हो सके, बढ़ सके। तो आपको पहले चीज इसमें फ्लेवर टवेटर में क्या कर रहे हैं हम लोग, फल के पकने में देरी ताकि उसकी बच्चों क्या बढ़ सके, शेल्फ लाइफ में वृद्धि हो सके, है ना? वो लंबे समय तक यूज की जा सके, लंबे समय तक वो सड़े ना। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, सुनो। देखो बच्चों, आपने देखा होगा जब फल कच्चा होता है, जब कोई भी फ्रूट कच्चा होता है तो वो ठोस होता है, ठीक है, सख्त होता है, और जैसे ही फल पकने लग जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है ना? कच्चा फल हमेशा हार्ड होता है, सख्त होता है, और फल जब पक जाता है तो फिर वो कोमल या सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब फल पकता है बच्चों तो मिडिल लैमेला, याद है कोशिका में पढ़ा है अपन ने, पादपों की कोशिका भित्ति, दो पादप कोशिकाओं के मध्य सीमेंट की परत थी, मध्य पट्टिका। हां, तो जब फल पकता है ना बच्चों, फल पकने के दौरान वो मध्य पट्टिका की परत घुल जाती है, और मध्य पट्टिका की परत को घोलने में एक एंजाइम काम करती है, पॉलीगैलेक्टोरुनेस। ठीक है, मध्य पट्टिका की परत को
घोलने में एक एंजाइम काम करती है पॉलीगैलेक्टोरुनेस। अब वो एंजाइम है मतलब प्रोटीन है, तो उसे कोड कौन करेगा? जीन। तो अगर आप उसकी जीन को निष्क्रिय कर दो, ठीक है, आप उस पॉलीगैलेक्टोरुनेस एंजाइम वाली जीन को निष्क्रिय कर दो, तो पॉलीगैलेक्टोरुनेस एंजाइम नहीं बनेगी। एंजाइम नहीं बनेगी तो मध्य पट्टिका की परत नहीं घुलेगी, और मध्य पट्टिका की परत जब तक नहीं घुलेगी तब तक फल पकेगा नहीं, और उसके फल के पकने में क्या आ जाती है? देरी, है ना भाई। तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, इस टमाटर में आरएनए आई। हां यार, एक नई चीज लिखी है बच्चों, अभी हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। एक तकनीक लिखी है मैंने नई, आरएनए इंटरफेरेंस या एंटीसेंस तकनीक के द्वारा पॉलीगैलेक्टोरुनेस की जीन को निष्क्रिय किया जाता है। यह तो समझ आ गया कि हम किसकी जीन को निष्क्रिय कर रहे हैं? पॉलीगैलेक्टोरुनेस की। निष्क्रिय क्यों कर रहे हैं? इसको क्यों निष्क्रिय कर रहे हैं बच्चों? यह एंजाइम मध्य पट्टिका को घोलती है। तो फल पकने का कारण क्या है? फल पकने का कारण है मध्य पट्टिका का घुल जाना। मध्य पट्टिका घुल जाती है इसलिए फल पकता है। अब मध्य पट्टिका को घोलने में पॉलीगैलेक्टोरुनेस एंजाइम काम करती है और उसकी जीन को हम निष्क्रिय कर देते हैं। तो यह एंजाइम नहीं बनेगी, मध्य पट्टिका नहीं घुलेगी, फल नहीं पकेगा, लंबे समय तक युवा रहेगा। हां, लेकिन नई चीज क्या पढ़ी अपन ने? नई चीज पढ़ी है ये सर आरएनए आई या एंटीसेंस तकनीक। अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा। हां, ये आरएनए आई या एंटीसेंस तकनीक कैसी तकनीक है जिसके द्वारा हम इस जीन को निष्क्रिय कर रहे हैं? यह तकनीक अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो आखिरी पादप हमको पढ़ना है, आखिरी पादप जो हमको पढ़ना है, उसी में यह तकनीक वापस यूज होगी। हां, यह तकनीक जो है बच्चों आरएनए आई या एंटीसेंस तकनीक, इस तकनीक का प्रयोग एक और पादप में करेंगे। तो पहले वो पादप बताता हूं, फिर इस तकनीक को विस्तार से देखेंगे, है ना भाई। चलो, तो अब पहले तो मैं ट्रांसजेनिक पादप, आखिरी क्या रह गया? हां, आखिरी रह गया भाई पीड़क प्रतिरोधक तंबाकू पादप, है ना भाई। ये रह गया। अब क्या है भाई, पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं फिर हम बात करेंगे। एक नेमेटोड होता है बच्चों। नेमेटोड क्या है? यह भी एक नॉन कॉर्डेटा है। एस्केहेलमिंथस, गोल कृमि वाला संघ होता है एस्केहेलमिंथस। एस्केहेलमिंथस में जो गोल कृमि होते हैं उनको नेमेटोड भी कहते हैं, ठीक है। तो एक नेमेटोड पीड़क होता है, नेमेटोड पीड़क जिसका नाम है मेलेडोगाइन इनकॉग्नेशिया, ठीक है। तो एक नेमेटोड पीड़क होता है बच्चों मेलेडोगाइन इनकॉग्नेशिया। यह तंबाकू पादप की जड़ों को संक्रमित करता है, ठीक है। क्या है भाई? एक नेमेटोड पीड़क, ये एक प्रकार का कृमि है या वर्म है जिसका नाम है मेलेडोगाइन इनकॉग्नेशिया। ये तंबाकू पादप की जड़ों को संक्रमित करता है।
तो हम क्या करते हैं, हम इस तंबाकू पादप को इस पीड़क के प्रतिरोधक बनाते हैं। ठीक है, हम आनुवांशिक प्रौद्योगिकी के द्वारा इस तंबाकू पादप को इस नेमेटोड के लिए प्रतिरोधक बनाएंगे। कौन सी तकनीक? हां, वो किसमें? फ्लेवर सेवर टमाटर वाली। तो वापस यहां पे लिख रहा हूं, आरएनए इन आई, या इधर लिख देते हैं एंटीसेंस तकनीक द्वारा तंबाकू पादप को पीड़क प्रतिरोधक बनाया जाता है। ठीक है भाई, कौन सी तकनीक वापस आ गई? मैंने कहा था ना, इसलिए बताऊंगा। तो आरएनए आई या एंटीसेंस तकनीक द्वारा हम तंबाकू पादप को इस पीड़क के लिए क्या बना देंगे? प्रतिरोधक। ठीक है, तो अपन ने 6 ट्रांसजेनिक पादप तो देख लिए। ठीक है भाई, सारे ट्रांसजेनिक पादप इंपॉर्टेंट देख लिए अपन ने, कहा था ये रहे। क्या क्या देख लिए भाई? तंबाकू, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस। ये पहला ट्रांसजेनिक पादप है ग्लाइकोफॉसेट, खरपतवार नाशी प्रतिरोधक जीन इसमें निवेशित की गई है। इसमें अपन ने क्राय जीन को निवेशित किया है जीवाणु की, ये कीट प्रतिरोधक हो गया। इसमें बीटा कैरोटीन की जीन को निवेशित किया गया है, ये विटामिन ए में ज्यादा मात्रा है। इसमें हमने हिरुडिन की जीन, प्रतिस्कंदन कारक प्रोटीन हिरुडिन की जीन को निवेशित किया है। इसमें फल पकने में देरी लाए हैं और इसको पीड़क प्रतिरोधक बनाया है। और इन दोनों पादपों में कौन सी तकनीक हम यूज करने वाले हैं? आरएनए आई। तो अब हम किसकी बात करेंगे? आरएनए आई। ये आई जो है ना भाई, अब बताएंगे क्या है। इसे हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं भाई? आरएनए इंटरफेरेंस। क्या है ये? सुनो, बहुत जबरदस्त तकनीक है ये आरएनए इंटरफेरेंस। थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या है ये? आणविक जैविकी का सिद्धांत याद होगा। आणविक जैविकी के सिद्धांत के आधार पर यह हमको पता है बच्चों, डीएनए है। ठीक है, डीएनए है या जीन मान लो। ये क्या करती है? अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए बनाती है, और एमआरएनए से ही किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। यह हमने पढ़ा था बच्चों आणविक जैविकी में, पढ़ा है ना। डीएनए है, डीएनए या जीन अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए बनता है, और फिर प्रोटीन संश्लेषण से एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। यही पढ़ा था, सही। एमआरएनए क्या होता है? एकल रज्जुक। अब सुनो, अगर मैं इस एमआरएनए को द्विरज्जुक आरएनए में बदल दूं, क्या करूं? मैं इस एमआरएनए को द्विरज्जुक आरएनए में परिवर्तित कर दूं। इस एमआरएनए को द्विरज्जुक आरएनए में परिवर्तित कर दूं तो ये द्विरज्जुक आरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा। सही बात। अगर मैं इस एमआरएनए को द्विरज्जुक आरएनए में परिवर्तित कर दूं, कैसे? तो वो करेंगे अभी अपन। लेकिन अगर इस एमआरएनए को द्विरज्जुक आरएनए में बदल दूं तो प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा मतलब ये जीन काम नहीं कर रही। जीन को क्या कर दिया? निष्क्रिय। जीन को क्या कर दिया? चुप या शांत। है ना भाई? जीन का काम है प्रोटीन बनाना एमआरएनए के माध्यम से। आपने उस एमआरएनए को द्विरज्जुक आरएनए में बदल दिया। अब वो द्विरज्जुक आरएनए जो है वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा। तो आपने जीन के कार्य को
रोक दिया, आपने एक जीन को निष्क्रिय कर दिया। कैसे जीन को निष्क्रिय कर दिया? द्विरज्जुक आरएनए के निर्माण के द्वारा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। जब आप एक जीन के कार्य को निष्क्रिय कर देते हो, और एक जीन के कार्य को कैसे निष्क्रिय कर देते हैं? किस स्तर पर कर देते हैं? आरएनए के स्तर पर। कैसे कर देते हैं? एक द्विरज्जुक आरएनए के निर्माण के द्वारा। तो उस तकनीक को कहेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। वो तो हम देखेंगे कैसे होगा, बट अभी मुझे आप बताओ बच्चों, ये जो प्रक्रिया है ये अनुलेखन के स्तर पे काम कर रही है या पश्च अनुलेखन के स्तर पर? कोई बताएगा भाई कि ये अनुलेखन के स्तर पर काम कर रही है या पश्च अनुलेखन के स्तर पर? तो अनुलेखन तो हो गया, अनुलेखन के बाद काम कर रही है पश्च अनुलेखन के स्तर पर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं भाई? इसको अपन कह सकते हैं पश्च अनुलेखन जीन साइलेंसिंग। साइलेंसिंग का मतलब समझ आ गए ना? जीन को चुप करना, मतलब जीन को निष्क्रिय करना। मतलब क्या करना? जीन को निष्क्रिय करना। तो क्या है यहां पर देखेंगे भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। तो इस प्रक्रिया में जीन कार्य को, या एक सिंपल जीन को निष्क्रिय किया जाता है कैसे? द्विरज्जुक आरएनए यानी डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है बच्चों, द्विरज्जुक आरएनए को मैंने कैसे लिखा है? डीएसआरएनए यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इस प्रक्रिया में जीन को हम निष्क्रिय करते हैं, किया जाता है द्विरज्जुक आरएनए के निर्माण द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जीन को निष्क्रिय कर रहे हैं। जीन को निष्क्रिय कर रहे हैं मतलब जीन को प्रोटीन नहीं बनाने दे रहे। जीन से प्रोटीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम एक किसका निर्माण करेंगे? द्विरज्जुक आरएनए का। हम इस एमआरएनए को किस में बदल देंगे? द्विरज्जुक आरएनए में। और वो द्विरज्जुक आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो अब आप सोचो, फ्लेवर सेवर टमाटर में पॉलीगैलेक्टोरुनेस एंजाइम है, उसकी जीन को अपन ने निष्क्रिय कर दिया। उसकी जीन को अपन कैसे निष्क्रिय कर देंगे? पॉलीगैलेक्टोरुनेस जब प्रोटीन बनाएगी तो उस जीन को अपन निष्क्रिय कर रहे हैं। कैसे? द्विरज्जुक आरएनए के निर्माण द्वारा। तो अभी अपन ने क्या देखा है बच्चों? अभी अपन ने सिर्फ देखा है कि आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या कर रहे हैं। आरएनए इंटरफेरेंस में हम जीन को निष्क्रिय कर रहे हैं। जीन को कैसे निष्क्रिय कर रहे हैं? एक द्विरज्जुक आरएनए के द्वारा। अब सवाल यह है कि ये द्विरज्जुक आरएनए कैसे बनाएंगे? है ना भाई, एमआरएनए तो बन गया, लेकिन अब आपको द्विरज्जुक आरएनए बनाना है तो आपको कहीं से एक ऐसा आरएनए लाना पड़ेगा जो आरएनए इस एमआरएनए से जुड़ जाए, है ना। तो एक ऐसा आरएनए चाहिएगा जो आपके इस द्विरज्जुक आरएनए से जुड़ सके, और जब वो से जुड़ेगा तभी एक द्विरज्जुक आरएनए बनेगा जो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये पूरी जो क्रियाविधि है बच्चों, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, लेकिन हम विस्तार से समझेंगे।
ठीक है, तो अगले लेक्चर में बच्चों हम विस्तार में देखेंगे कि कैसे एक आरएनए हम लेते हैं, वो कैसे एमआरएनए से जुड़ता है, कैसे एक द्विरज्जुक आरएनए बनता है जो प्रोटीन बनने से रोक देता है। तो पीड़क प्रतिरोधक भी कैसे बनाओगे? वो जो पीड़क था बच्चों मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, वो पीड़क एक प्रोटीन बनाएगा, तभी तो पादप को संक्रमित करेगा। तो हम उसके प्रोटीन को रोक देंगे बनने से इस तकनीक के द्वारा। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम किसके विस्तार की बात करेंगे? इस आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक के विस्तार की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं यह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात की जाएगी। थैंक यू बच्चों।